फर्स्ट ईयर जोलॉजी के मॉडल पेपर का बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, हम लेके आ गए आपके लिए बॉटनी जोलॉजी के मॉडल पेपर 2025 का बेहतरीन सोल्यूशन, जिसमें हम आपको बताएंगे स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और पेपर सॉल्विंग ट्रिक्स जिससे आप अपने रिजल्ट को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जोलॉजी फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पहले भी मैंने आपको बताया कि किस्तवार तरतीब हमने इसलिए आप लोगों के लिए शाया की है कि इसमें आपको इंटर की प्रिपरेशन के बारे में कुछ बेसिक्स पता चल सके। मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो मॉडल पेपर में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह सॉल्व की जाएंगी। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इस साल कौन कौन से हैं, गेस्ट पेपर्स कौन कौन से हैं जो आप छाजा के प्लेटफॉर्म से हासिल करके अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं मॉडल पेपर की। 2025 का हमारा मॉडल पेपर है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ याद रखिएगा, मॉडल पेपर के अंदर भी आएँ या जैसे भी आएँ, एमसीक्यूज़ हमेशा फॉलो करते हैं आपकी किताब के पैटर्न को। अगर कोई कंटेंट आपकी किताब में नहीं है लेकिन एमसीक्यू आपकी एक्सरसाइज पोर्शन में मौजूद है, सेल्फ असेसमेंट का सबसे आखिरी पोर्शन होता है चैप्टर के एंड में, उसमें मौजूद है, इसका मतलब ये है कि वो एमसीक्यू वहाँ से उठाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए तो बुक की प्रैक्टिस करना लाजमी है। बुक के एमसीक्यूज़, क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है, द लार्ज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट इज कॉल्ड डैश। वी नो के हमारे पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट वाला एक ही इस वक्त यहाँ मौजूद है और वो टर्पिनॉइड्स होते हैं। वैक्सिस के अंदर आपके पास एक डिफरेंट सेटअप है, एसाइल ग्लिसरॉल्स में अलग है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर अलग है। इनकी डिस्कशन एक डिफरेंट टॉपिक है, बट जनरली आंसर्स के बारे में बात करा था मैं। फिर कहते हैं द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज़ द रीजन दैट इज़ डैश। एंजाइम की एक्टिव साइड जो है उमूमी तौर पे दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक्टिव साइट इज़ यूजली कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर पार्ट्स, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं। अब इन दोनों को अगर मिला के बात कर ली जाए तो ये ऐसी जगह है एक्टिव साइट की जहाँ पर कैटलाइजेशन ऑफ रिएक्शन होता है। कैटलाइजेशन रिएक्शन यानी कैटालिसिस का रिएक्शन परफॉर्म हो, चीज़ बाइंड भी करी, कैटालिसिस भी हो रहा है। अगर हम ऑप्शंस की तरफ आएँ तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि बाइंड एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स टू द एंजाइम। एलोस्टेरिक साइट की बाइंडिंग जो है वो एक अलग तरफ होती है, एक्टिव साइट पे नहीं होती। बाइंड प्रोडक्ट टू दी कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, प्रोडक्ट बाइंड नहीं करता। इट इनहिबिट्स द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम से एटलीस्ट एक्टिव साइट का कोई ताल्लुक नहीं है, एंजाइम का हो सकता है, एक्टिव साइट का कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। वाहिद यही हमारे पास एक करेक्ट आंसर बच के सामने आता है। फिर कहते हैं द स्ट्रक्चर मटेरियल स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज इज कैरेक्टराइज्ड इज मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेसाइज्ड बाय डैश। स्पिक्यूल जो स्ट्रक्चर है दैट इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू द स्पंज। और स्पंज बेसिकली क्या करते हैं, स्पंज के अंदर ये एक स्ट्रक्चर है जो एक काइंड ऑफ एन एंडोस्केलेटन है उनका, और ये एंडोस्केलेटन दरअसल उनको अंदर से सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे पास स्पंजेस में 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक पिनाकोसाइट्स बाहर वाली और एक अंदर की तरफ वाले कॉनोसाइट्स, कोलोसेल्स। बीच में अमीबोसाइट्स होते हैं, ये बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ये मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये गैम्यूल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बना रहे होते हैं, साथ ही यहाँ पर ये वाला काम भी करते हैं। तो अमीबोसाइट जो हैं ये स्पिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं बाय सिक्रीटिंग सम मटेरियल कंपाउंड्स जो कि बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमारे सवाल में कहते हैं दिस एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। इसमें से कौन सी फिजिकल बैरियर का काम करती है, यानी ऐसा बैरियर कि जिसको पास करना थोड़ा बैक्टीरिया पैथोजेंस के लिए महाल हो। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। आमतौर पे आपको स्टमक के अंदर भी देखने को मिलती है और साथ ही ये आपको आपके ट्रैकिया के अंदर भी देखने को मिल रही होती है। इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, दिस गिवन ऑर्गन फंक्शंस एज एन एयर कंडीशन। एयर कंडीशन का मतलब ये कि एयर को ह्यूमिडिफाई भी करेगा और बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर के मुकाबले में एयर को ठंडा करेगा ताकि बॉडी टेम्परेचर के एतबार से उस टेम्परेचर को ला सके। और अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो उसको उस हिसाब से कन्वर्ट कर सके। तो ये हमारे पास नेजल चेम्बर से काम करते हैं, क्योंकि फायरिंग से काम जो है वो कॉमन डक्ट होती है फॉर द पैसेज ऑफ फूड एज वेल एज फॉर एयर। लैरिंग से एयर गुजर रही होती है, वहीं वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, और ट्रैकिया जाएगा जो सिंपल पैसेज वे है एयर का। तो नेजल चेम्बर आपके पास करेक्ट आंसर बनता है। 6 में कहते हैं द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज। जब मोनोसेक्राइड का नाम सुन लिया तो क्लियरली आपके पास जो बॉन्ड्स हमने अब तक पढ़े होंगे वो ईस्टर लिंकेजेस होते हैं फैट्स के, वो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं प्रोटीन्स के, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं मोनोसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स के। इसी तरीके से एनिमल विद अ फॉल्स बॉडी कैविटी, फॉल्स का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सूडो का टर्म आ जाएगा।
बॉडी कैविटी सीलोम हो जाएगी, तो फॉल्स बॉडी कैविटी सूडोसीलोमेट्स। फिर हमारे पास कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स इज कॉल्ड डैश। बाहर से अंदर की तरफ अगर एयर आ रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो बाहर से अगर अंदर की तरफ एयर आ रही है तो हम उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, बाहर से एक्सचेंज या एक्सटर्नल वेंटिलेशन का नाम दे रहे होते हैं। रेस्पिरेशन सिंपली सेल की रेस्पिरेशन है, चाहे उसको सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा जाए या उसको किसी और नाम से लिखा जाए, बात वही होगी। फिर कहते हैं ब्लैनोग्लॉसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ब्लैनोग्लॉसिस और सैक्रोग्लॉसिस दोनों के दोनों हेमाइकॉर्डेट्स हैं। हमारी किताब के अंदर एक छोटा सा नीचे डिब्बा बना हुआ है जहाँ पर एकाइनोडर्मेट्स खत्म हो रहे हैं, येलो कलर के डिब्बा बना हुआ है, उसके अंदर ये बात इन दोनों की एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं और सैलिएंट फीचर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं इनके। दिस इवेंट इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग। ये सवाल हमारी बुक का है, टेक्स्ट बुक का है, सर्कुलेशन की चैप्टर का है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि ये टॉपिक हमारे किताब के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि चीज़ कंटेंट हमारी बुक में नहीं होती लेकिन उसका एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो उनमें से एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सवाल बहुत आसान सा है, ज़्यादा इसमें लंबी कहानी नहीं है, याद रख लीजिएगा इस एमसीक्यू को। कहते हैं कॉन्टैक्ट विद इन इरेगुलर सर्फेस बाय द प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा। प्लेटलेट्स अगर किसी कैपिलरी में से गुजर रहे हैं और उस कैपिलरी के अंदर उनको कुछ एनामली फील हो रही है, कि ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से ब्लड का फ्लो बाहर निकल रहा है, लीकेज है या लीचिंग हो रही है या डैमेज है वो, तो उसको जाके वहाँ पर जाके वो अपने आप को फंसाना शुरू करते हैं और फिर आगे का काम शुरू होते हैं। थ्रोम्बिन रिलीज होगा, फिब्रिन बनेंगे, ये सारे मटेरियल बाद के होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड डैश। नॉन प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर्स होते हैं। द स्ट्रक्चर्स हैज़ द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। सबसे लोएस्ट ब्लड प्रेशर वहाँ पर होगा कि जहाँ पर आपके पास ब्लड हार्ट की बीटिंग नहीं पहुँच रही होगी, यानी इतनी दूर होगी। उसका हम आमतौर पर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ग्राफ इस तरह से बनता है कि यहाँ पर हमारे पास एओर्टा आ जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट आर्टरीज आ जाती हैं, यहाँ पर आपके पास वेन्स आ जाती हैं। अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक वेन यहाँ मौजूद है और वो एक वेन आपके पास वेना कैवा की है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे लास्ट वेन होती है, उसके बाद हार्ट में ब्लड उतर जाता है। उसके बाद कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम मदर टू हर फीटस इज कॉल्ड डैश। मदर टू चाइल्ड जा रही है तो नेचुरल है, और चूंकि उसको खुद से बनाना नहीं पड़ रहा तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो जाती है। फिर कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स इज नोन एज डैश। हमारी किताब की एग्जैक्ट लाइन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, ग्लिसरॉल इसका आंसर है। एन एडल्ट एनिमल दैट पोजेसेस बायलेटरल सिमेट्री इज मोस्ट सर्टनली डैश। अच्छा, बायलेटरल सिमेट्री हमेशा याद रखिएगा, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होगी ना, फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया था इसमें बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, तो वो लेट सपोज प्लेनेरिया हो जाता है या अर्थवॉर्म या वो आपके फ्लैट फॉर्म्स हो जाते हैं। इन सब की खास बात यह है कि सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक होगी। तो ये करेक्ट आंसर आपके पास हो गया। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज आमतौर पे बी सेल्स का जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है उनको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, वो बना रहे होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। अगर आपको तलाश है ऐसे टीचर्स की जो आपकी प्रिपरेशन कराएं बॉटनी, ज़ूलॉजी और इंटरमीडिएट के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की बेहतरीन अंदाज में, तो छाजों पे स्टार्ट होने जा रही हैं इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे मैट्रिक के एग्जाम्स के फौरन बाद। और अभी चल रहा है छाजों पे अप टू 40% अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो अभी जाके अपने आप को इनरोल कराओ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। Now let's talk about section B। ये रहा सेक्शन बी। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लें तो ज़ूलॉजी में आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यानी इसमें रीजनिंग नॉन रीजनिंग के का इश्यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझें कि हमारे पास सबसे पहला सवाल है, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं फिर दोबारा इस बात को बता रहा हूँ। जो सबसे पहला गोल होगा ना आपका सेक्शन बी को अटैम्प्ट करने का, सेक्शन बी को अटैम्प्ट करने का जो आपका मेजर गोल है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इस बात को पक्का कर लेना है कि आपका सवाल जो है ना वो कम व बेश कुछ 5 से 6 लाइंस मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम पे बात नहीं होगी। 5 से 6 मिनिमम लाइंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि सेक्शन बी में जो भी सवाल आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें वैसे तो टू दी पॉइंट बात करते हैं तो बात निकल जाएगी, आपके ऐसा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन टू दी पॉइंट बात करने पे वो जो 5 से 6 लाइंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट किसने बनाई है? ये चेकर्स ने बनाई है, वरना तो एक सिंगल लाइन के अंदर अभी अगर आप जवाब दे दो और टू दी पॉइंट बात कर दो, मेन पॉइंट डिस्कस कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक
असूल चला हुआ, एक ऑर्थोडॉक्स मेथड चल रहा है, तो लेट्स फॉलो इट अलॉन्ग। अब होगा क्या कि आपके पास 5 से 6 लाइनें अगर आपने लेट सपोज फिल करनी है, तो उसमें आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है इसको समझ लें। सबसे पहले तो आपने बैकग्राउंड डिस्कस करना होगा। ये सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आप बैकग्राउंड डिस्कस कर लें कि जो सवाल है उसके बैकग्राउंड क्या होगा, ये जनरल बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप मेन पॉइंट पे आ जाएं सवाल के। अगर सवाल में गुंजाइश आपको लगे तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं अपने जवाब को, लेकिन मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए कि इट्स नॉट कंपलसरी, बट इससे काम चल सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले एक सवाल की। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ, व्हाई डू फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसका सिंपल जवाब पता है क्या है? जितने ज़्यादा कार्बन चेन्स आपके पास होंगी या जितने ज़्यादा कार्बन आइटम्स मौजूद होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास ब्रेक डाउन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो तो आपके पास अल्टीमेटली जो एसिटाइल कोए बनेंगे वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 बनेंगे, जबकि आपके पास 6 कार्बन थे। अब आप कार्बन की तादाद बढ़ा देंगे तो आपके पास एसिटाइल कोए बढ़ जाएगा, और एसिटाइल कोए बढ़ेगा तो आपके पास एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। अब ये बात सिंपल हो सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आप इसमें क्या बात करेंगे, आप इसके अंदर लिखेंगे कि भाई सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके पास जो फैट्स होते हैं उनकी आपने सिंगल लाइन डेफिनेशन बता दी कि दे हैव लाइक मोर कार्बन एंड फलाना फलाना, इस तरह की चीज़ें। फिर आप आ जाओगे अपने मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट आप इसके अंदर लिखोगे चूँकि कार्बन ज़्यादा है और कार्बन की ब्रेकडाउन से आपके पास, जैसे अगर आप उसको लिंक करना चाहो तो आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि मेन पॉइंट एक रीजनिंग क्वेश्चंस का बताता है कि आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। अब आप यहाँ पर बायोएनर्जेटिक्स की बात को भी, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी लिंक कर सकते हो। आप यहाँ एसिटाइल कोए का भी जिक्र कर सकते हो कि आपके पास जितने एसिटाइल कोए होंगे उतनी ज़्यादा आप एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। एसिटाइल कोए की अमाउंट डिपेंड करती है कि बैक एंड पे आपके पास जो मेन मैक्रोमोलिक्यूल था, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है या वो फैट्स हैं, तो उसमें कितने कार्बन्स मौजूद थे, ठीक है, उसका जिक्र कर सकते हैं। और एंड में कंक्लूड करते हुए आप अपनी बात में फाइनलाइज ही कर सकते हैं कि जी कंक्लूजन इसका बेसिकली इस तरह से निकला कि आपके पास द मोर कार्बन्स यू हैव द मोर एनर्जी यू कैन प्रोड्यूस देयरफॉर फैट्स सरपास कार्बोहाइड्रेट्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज। तो इस तरह की बातें की जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर इन वीडियोस का बेसिकल मकसद है ही है कि हम आपको ये बता सकें कि आप पेपर में क्या क्या कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने यही करना है, हम आपको ये बताएंगे कि आप पेपर में क्या क्या कर सकते हैं। हम डिस्कशंस नहीं करेंगे, हम यहाँ टॉपिक्स रिवाइज नहीं करेंगे, तो वही टॉपिक रिविजन के लिए अलग वीडियोज़ होंगी। यहाँ सिर्फ ये तरीक़ेकार है कि पेपर कैसे करना है ताकि आप काम को आसानी से कर सकें। फिर हमारे पास चीज़ें आती है कि वाई एंजाइम्स कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव। एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं? तरतीब वही रखनी है। एंजाइम की हल्की सी 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन या 2 लाइन की डिस्क्रिप्शन कि एंजाइम्स क्या होते हैं, और चूंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है और अमीनो एसिड के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, इस वजह से दे हैव स्पेसिफिक टेम्परेचर रिजीम जिसके ऊपर अपनी फंक्शनिंग करते हैं। ये सारी बातें आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू, या मैं यहाँ पर आपको नोट्स नहीं बनवा रहा, नोट्स बनवाने की कॉन्सेप्ट देनी की क्लास अलग है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग द पेपर एंड हाउ अ पेपर शुड बी अटेम्प्टेड फॉर मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद कहते हैं कि फ्लैटफॉर्म्स को फ्लैटफॉर्म्स क्यों कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर भी आप फ्लैटफॉर्म्स के बैकग्राउंड में उनका नाम बताएंगे कि इनका ताल्लुक जिस फाइलम से है, प्लेटीहेलमिन्थस, विच रेफर्स टू एज फ्लैटफॉर्म्स। फ्लैटफॉर्म्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें सिलोम बॉडी कैविटी नहीं होती, इवन दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट्स इट। ये बात आपकी 3 से 4-5 लाइन में आ गई, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। फिर कहते हैं कि व्हाई डज ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज। आर्टरी को डिफाइन करेंगे एक लाइन में। आर्टरी को डिफाइन करने के लिए आर्टरी का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे फिर कि आर्टरी के अंदर जो है वो आपके पास मस्कुलैरिटी ज़्यादा होती है एंड सो ऑन। उसके बाद आप ये बताएंगे कि चूंकि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज एंड हार्ट डायरेक्टली पंप कर रहा होता है, पोर कर रहा होता है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, इस वजह से हार्ट के प्रेशर की वजह से ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है विद इन आर्टरीज। फिर कहते हैं वाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रल्स एंड ट्रेकिया। हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स क्यों प्रोड्यूस हैं? सबसे पहले आप बताएंगे कि नोस्ट्रल्स एंड ट्रैकिया आर पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेशन के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जर्नल उनको पॉइंट वाइज दिया, आप जर्नल डिफाइन कर दो कि मॉइस्चराइजेशन, ह्यूमिडिफायर या फिर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन के लिए हमें ये ज़रूरी है, पैरामीटर्स हैं फॉर एफिशिएंट वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज। फिर आप डिफाइन करोगे ये चीज़ कि हमारे पास नोस्ट्रल्स और ट्रैकिया की ज़रूरत क्यों पेश आती है। नोस्ट्रल और ट्रैकिया के अंदर हेयर और म्यूकस की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हेयर्स आपके पास जो हैं वो फिल्टर का काम करते हैं, और म्यूकस आपके पास जो है वो फिल्टर का काम भी कर रहा है, और वो आपके पास फिजिकल बैरियर का काम भी कर रहा है, फिजिकल बैरियर का काम भी कर रहा होता है,
ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास इस तरह से आ जाती हैं। इन्हीं बातों को लेके फिर आपने आगे डिस्क्रिप्शन अपनी देनी होती है। फिर कहते हैं कि हाउ डू प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स क्यों ज़रूरी हैं? तो इसमें याद रखिएगा कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का मतलब ये कि कैपिलरी से पहले एक स्फिंक्टर लगा होता है। क्यों ज़रूरी है? पहले आप कैपिलरी को डिफाइन कर देंगे। कैपिलरी आर्टरीज या आर्टीरियोल से अटैच्ड होती है। कैपिलरीज आपके पास डायरेक्ट सेल के अंदर जा रही होती है। सेल की क्या मतलब जो इंटरस्पेसेस है वहाँ तक प्रोवाइड करके टिश्यूज़ के अंदर डीप एम्बेडेड होती है ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। और वहाँ पर स्फिंक्टर होने की ज़रूरत क्या है कि वो जो ब्लड का प्रेशर है उसको रेगुलेट किया जा सके ताकि एकदम से कैपिलरीज, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, एंडोथीलियम उनमें बहुत पतली सी होती है, रप्चर ना हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसको रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर मौजूद होता है। फाइनली रीजनिंग क्वेश्चन का आखिरी सवाल हमारे पास क्या है कि एकाइनोडर्मेट्स को बायलेट्रिया में क्यों रखा जाता है जबकि इनके जो एडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं। तो देखिए बात याद रखें कि बायलेट्रिया जो मेंबर है आपके पास, ये मैं जनरल ऐसे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बायलेट्रिया जो ग्रेड है उसके अंदर तमाम के तमाम बायलेट्रिया के अंदर जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे वो हैं कि जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये इनकी बेसिक चीज़ है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये शर्त है। तो चूँकि ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो कि एक ही फाइलम अपने अंदर रखता है विच इज़ नाइडेरियंस, नाइडेरिया होते हैं इसके अंदर, और नाइडेरियन सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इस वजह से रेडिएटा के अंदर वो नहीं आ सकते। तो ये कहानी आप बताएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। कहते हैं कि कार्टिलेजिनस फिश बोनी फिशेस के दरमियान में डिफरेंस कर दें। बहुत सिंपल चीज़ है, एक चीज़ याद रखिएगा, गलत नहीं है ऐसा करना लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बोनी फिशेस को पूरा हेडिंग डाल के पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं, फिर कार्टिलेजिनस फिश को हेडिंग डाल के पैराग्राफ में डिफाइन करते हैं। किया जा सकता है बट ज़्यादा बेहतर तरीका, जब डिफ्रेंशिएशन का वर्ड यूज़ हुआ है तो आप लाइन डाल के दोनों को बराबर बराबर लिखें, दोनों के फीचर्स बयान करेंगे। माउथ कहाँ मौजूद है, डॉर्सल फिन है कि नहीं है, पीछे की टेल फिन कैसी है, आपके पास गिल्स एक्सपोज्ड हैं कि नहीं है, स्विमिंग ब्लैडर का जिक्र करेंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ उसका जिक्र करेंगे, इसी तरह से बॉडी स्केल्स का जिक्र करेंगे। याद रखिएगा जब भी डिफरेंशिएशन का सवाल आएगा हमेशा याद रखिएगा कि एक पॉइंट आपके पास 0.25 मार्क्स का होता है, तो 2 नंबर लेने के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इसको 4 से, तो आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे पूरे। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। या 0.5 का कह लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, 0.5 का, कि 0.5 के हिसाब से भी अगर आप इसको कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 0.5 का मतलब क्या है कि 0.5 का मतलब ये है कि 0.5, 0.5 1, 0.5, 0.5 2, ठीक हो गया। तो 4 डिफरेंसेस एक साइड के, 4 डिफरेंस दूसरी साइड के, 3 भी कर सकते हैं लेकिन 4 इसलिए होता है कि सेफ जोन होता है। 5वां इसका एग्जाम्पल होगी, चौथी एग्जाम्पल नहीं होगी, 5वां पॉइंट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज नॉट डिफरेंशिएशन। उसके बाद कहते हैं लिस्ट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स विद देयर फंक्शन। आपने प्रोटीन्स बताने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बता देंगे, मेजर टाइप्स ही हो जाएंगी, फिर फर्दर प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स आती रहेंगी। आप चाहें तो उसको चार्ट बना के बना सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। राइट नोट ऑन लब एंड डब हार्ट बीट्स। लब एंड डब के ऊपर हार्ट साउंड्स के ऊपर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हार्ट साउंड्स की, पहली हेडिंग डालेंगे लब की, कौन कौन सी चीज़ें क्लोज होती हैं उसका जिक्र होगा, उसके बाद नीचे आप जिक्र करेंगे डब का, फिर उसके अंदर जो चीज़ें उनका आप जिक्र करेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली इस तरह से आप पैराग्राफ की वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस करके लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निडेरियन मोलस्का। मोलस्का और निडेरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है, या दोनों में से कोई है। याद रखिएगा जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको 3 से ज़्यादा याद हो, 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ज़्यादा याद हो, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। उसमें यह कि आप एक लाइन बयान करेंगे निडेरिया की या मोलस्का की, किसी की भी एक की, बट उसका मार्क नहीं होता क्योंकि उसका पूछा ही नहीं गया उसके बारे में। बट ये अच्छी एथिकली एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप उसको डायरेक्ट जाने से पहले थोड़ा सा उसको 1-2 लाइन में डिफाइन कर दें, उसके बाद फिर आप उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस पे जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके इन दोनों में से जिसको आपको याद हो आप उस पर एटलीस्ट 3, तो वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा अपनी मर्जी से, जो भी समझ में आए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। एक्टिवेटर्स इनहिबिटर्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, तरतीब वही रहेगी जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि आपके पास 0.5 मार्क का एक पॉइंट है, यहाँ का एक पॉइंट, ये एक नहीं है कि 1 2 इसको मान लो, ये 1 2 3 4, तो 2 नंबर बनेंगे। दैट्स मीन आप ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड भी लिख दोगे तो 2 नंबर आपको टोटल कंप्लीट मिल जाएंगे।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फ्लेमेशन। याद रखिएगा जब शॉर्ट नोट का जिक्र आ जाता है ना, तो अब आपकी कहानी उस तरह से 5 से 6 लाइन्स तक महदूद नहीं रहेगी, बढ़ भी सकती है, आप उसमें सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। फाइनली हमारे पास सवाल आता है कि मेजर रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में हीमोग्लोबिन्स मायोग्लोबिन्स दोनों का जिक्र आएगा। हेडिंग आ जाएगी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की, उसके नीचे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन्स का जिक्र आ जाएगा। डिफाइन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स विद एग्जांपल्स। प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम्स को अब यहाँ अगर आप चाहें तो डिफरेंशियल पॉइंट के एतबार से भी लिख सकते हैं और चाहे तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर भी याद रखिएगा कि पैराग्राफ जब आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, व्हेन यू आर डिफाइनिंग समथिंग, तो आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं और यू कैन जस्ट गो ऑन एंड राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि वो चैप्टर जिसमें डाइवर्सिटी का जिक्र है और किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रहे हो, तो यू शुड राइट इन पॉइंट्स, ताकि वो पॉइंट्स में हमें समझ में आ जाए। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो उसको भी अगर पॉइंट वाइज डिफाइन कर दें तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। वो बिल्कुल कैची होता है और टू दी पॉइंट बात हो जाती है। चेकर को भी समझ में आता है, अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो बहुत आसानी से मार्क्स देता है इंस्टेड ऑफ दिस कि वो पूरा चीज़ों को रीड करे। अगर आपको तलाश है ऐसे टीचर्स की जो आपकी प्रिपरेशन कराएं बॉटनी, ज़ूलॉजी और इंटरमीडिएट के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की बेहतरीन अंदाज में, तो छाजों पे स्टार्ट होने जा रही हैं इंटरमीडिएट की ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे मैट्रिक के एग्जाम्स के फौरन बाद। और अभी चल रहा है छाजों पे अप टू 40% अर्ली बर्ड डिस्काउंट, तो अभी जाके अपने आप को इनरोल कराओ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू दी सेक्शन सी ऑफ दिस मॉडल पेपर। सेक्शन सी की भी कुछ मैं आपको ज़रा तकल्लुफ़ात समझा देता हूँ कि सेक्शन सी के तकल्लुफ़ात क्या हैं। जब आप सेक्शन सी अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं, पर प्रेफरेबली मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे बायोलॉजी का ख़ास तौर पर पेपर दे रहे हैं, प्रेफरेंस है कि वो अटैम्प्ट करें जाके सबसे पहले सेक्शन सी को। सेक्शन सी को अटैम्प्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सोचने का मौका मिल जाता है और आप इसको बहुत आसानी से फाइंड अप कर लेते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका 2 घंटे का पेपर है, तो उसके अंदर आप आराम से जो है वो 15 मिनट मैक्सिमम लगाएं अपने एक लॉन्ग क्वेश्चन में। 15 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट इतने होते हैं कि ज़ाहिर सी बात आपको इंपॉर्टेंट पता होंगे ना, तो आप याद करके गए होंगे। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड यू स्टार्ट रिमाइंडिंग कि आपके पास कौन कौन सी हेडिंग्स थी, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। एंड यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, डायग्राम वगैरह बना के 15 से 17 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। 15 मिनट में अगर एक सवाल सॉल्व हो रहा है, 15 मिनट में दूसरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम 30-35 मिनट्स आपके लगने चाहिए इस पूरे सेक्शन को वाइंड अप करने में। 15 मिनट बहुत होते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ 15 मिनट बहुत होते हैं। अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो इसमें 3 मसले हैं। पहला मसला ये कि आपको याद नहीं था, दूसरा मसला ये कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, तीसरा मसला है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लिख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लिखने वाली बात को कैसे करेंगे? चले, पहली वाली बात तो आपको याद नहीं था तो याद करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लिख रहे हैं, उस बात को आप कैसे कवर करेंगे। तो उसके लिए याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से वो 5 से 6 लाइन्स पे जा रहा था, इस तरह से 2 से 3 पेजेस मिनिमम आपके पास होने चाहिए जिसमें आप काम अपना करें। यानी 2 पेजेस एटलीस्ट हों, 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 से 2.5 आपके पास एटलीस्ट पेजेस हों जिसमें आप अपना ये सवाल सॉल्व किए हुए हों। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। 2 से तो किसी भी सूरत कम नहीं हो सकते सवाल। 2 का मतलब ये है कि एक पेज है ना, तो एक पेज का ये वाला हिस्सा है और एक पेज का ये वाला हिस्सा है। ये 2 पेजेस नहीं है कि एक ये और एक ये, इसके आगे पीछे का हिस्सा 2 का मतलब समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको एक मत कंसिडर कीजिएगा, ये 2 राइटिंग स्पेसेस हैं, ये बात कर रहा हूँ। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, सवाल की तरतीब कैसे करनी है। सवाल की तरतीब में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में उसका बैकग्राउंड बताना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में देख के आए हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे होंगे तो मेन पॉइंट्स के अंदर सब हेडिंग्स होंगी, यानी आपके पास B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, इनकी सब हेडिंग्स होंगी। फाइनली अगर आपको मुनासिब लगे तो यू कैन गो फॉर कंक्लूजन, और अगर कंक्लूजन नहीं है आपके पास तो यू कैन एंड दिस क्वेश्चन विद अ डायग्राम से एंड कर सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन में डायग्राम मांगी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं मांगी हुई तो आप उसको फ्लो चार्ट वगैरह बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सवालात की तरह चलते हैं ताकि एग्जाम्पल भी देख लें। कहते हैं सेलेंट फीचर्स बयान करने आपने एवोल्यूशन, एडेप्टेशंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस निडेरिया की, यानी पूरा निडेरिया को आपने लिख देना है। ठीक है, सवाल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा निडेरिया का कि निडेरियंस ये होते हैं और इनको हम इस तरह से बयान करते हैं और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले याद रखिएगा। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने वैसी 3 हिस्से बना दिए, सेलेंट फीचर्स,
एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो अब आपको फर्दर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कहानी स्टार्ट करेंगे। नाइजीरिया के टोटल हेडिंग डालेंगे, सबसे टॉप पे आपके पास नाइजीरिया की हेडिंग आ जाएगी, साइलेंट डेटा की हेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद सबसे पहली हेडिंग आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स की आ जाएगी, इनके साइलेंट फीचर्स की आ जाएगी, साइलेंट फीचर्स की हेडिंग आ जाएगी। उसमें आप पूरी कहानी बता देंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट ये वो ड्रामेबाजी सारी हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ आप उनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस बताएंगे कि उनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस क्या है। उसमें उनकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स आ जाएंगे, उनका ब्रीदिंग सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी यानी प्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एंड सो ऑन, सारी चीज़ें एक करके डिस्कस हो जाएंगी। फाइनली वी गोना टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन कौन सी होती है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताने से पहले अगर आप चाहें तो, या अब इनके बताने के बाद, या चाहें तो सबसे एंड में, आप यहाँ पर चौथी चीज़ इनकी एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम की ऐसा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सवाल आ जाएगा, तकरीबन ये 3 पेजेस तक जा सकता है। अगर आपकी राइटिंग और हेडिंग डालने की तरीक़ेकार बहुत अच्छा है तो सवाल बआसानी सॉल्व हो जाएगा। याद करने वाले सवाल आते हैं, रट्टे वाले सवाल आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। साथ में उन्होंने आपके पास क्या है कि जी कार्बोहाइड्रेट का सवाल है, क्लासिफिकेशन बतानी कार्बोहाइड्रेट्स की, कंपेयर करना है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स को। अब इस सवाल की तरतीब समझ लें, ये सवाल किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली कार्बोहाइड्रेट की आपने हेडिंग डाली। अब आपने कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले डिफाइन करना शुरू किया। एक आपने हेडिंग डाली डेफिनेशन की, आपने डिफाइन करना शुरू कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स को, उसमें उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उनका बेसिक स्ट्रक्चर आपने बयान कर दिया। बयान करने के बाद अब आपके पास एक तरीक़ेकार है। अब आप करोगे क्या, क्योंकि आपके पास स्पेस है ना डेफिनेशन के बाद, तो आप उसके अंदर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का एक फ्लो चार्ट बना दो। कार्बोहाइड्रेट का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, आपने कार्बोहाइड्रेट लिखा, कार्बोहाइड्रेट के नीचे आपने बयान कर दिया कि जी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपने फॉर एग्जांपल मोनोसेक्राइड्स आ गए, डाइसेक्राइड्स आ गए और पॉलीसेक्राइड्स आ गए, हो गया। इसके नीचे इनकी एग्जांपल्स बयान कर दिया आपने, हो गई चीज़। अब आप क्या करोगे, अब आप जब आपने बेसिकली ये बता दिया, अब आप आगे जाके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स को डिफाइन करना शुरू करो हेडिंग वाइज। उनकी खुसूसियात लिखो, इसमें इतने कार्बन होते हैं, इसमें इतने लाइक सेक्राइड यूनिट्स होते हैं, सो एंड सो ऑन। करने के बाद ये आता है कि भाई आपके पास एक अच्छा इंप्रेशन आया था कि बच्चे ने पहले आपको एक ब्रीफ समरी दे दी कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ, पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, और उसके बाद उसने एक एक करके इन पॉइंट्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये करते हैं कि इस फ्लो चार्ट को आखिरी में बनाते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आपको मुनासिब लगे कर लो। फ़ायदा इसका ये होगा कि आपके पास एक अच्छा इंप्रेशन चले आएगा, बच्चे ने सिर्फ रट्टा नहीं मारा था, उसने चीज़ों को अच्छे तरीके से शो भी किया हमें। फिर आते हैं व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिएक्शन। सवाल बहुत बड़ा है, इस सवाल के अंदर फर्दर बहुत सारी हेडिंग्स नहीं बन सकती, तो जितनी आपके पास सवाल के अंदर टुकड़े हैं ना, उन्हीं टुकड़ों की हम बात करेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सबसे पहले एक हेडिंग आ गई, उसके बाद रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ गया। फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का एक आपके पास हेडिंग आ जाएगी जिसमें आप जनरल डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद टी सेल्स एंड बी सेल्स की फर्दर हेडिंग्स आ जाएंगी जिसमें आपका सवाल बाइंड अप हो जाएगा। मैं आमतौर पर बच्चों से कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन से थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिसमें आपके पास फर्दर हेडिंग्स नहीं बन पाती ना और डायग्राम्स नहीं बनाती, इनको अवॉइड करें। लेकिन एक मशवरा होता है ये, अगर बच्चे याद करके गया हुआ तो उसको अटैम्प्ट कर लेगा, लेकिन अगर बच्चे आमतौर पर इन सवालों में फंस जाते हैं, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा सवाल वो होता है जिसमें डायग्राम हो, फ्लो चार्ट्स हो, मल्टीपल हेडिंग्स हो। क्योंकि जब मल्टीपल हेडिंग्स होती है ना, तो आपको लंबा लंबा लिखना नहीं पड़ता, हेडिंग आपको जो है ना वो पेज में जगह घेरने में हेल्प कर देती है, ठीक है, वो कंपनसेट कर देती है उस चीज़ को कि अगर आपने याद नहीं किया हुआ बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ तो। और लंबा पैराग्राफ देखने के भी बहुत अच्छा नहीं लगता पेपर चेक कर को भी ना, क्योंकि मैं पेपर चेक करता रहा हूँ, इस वजह से मैं मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट विद लेबल डायग्राम। अब इसके अंदर सिंपली हमने क्या करना है, ह्यूमन हार्ट की एनाटमी डिफाइन करनी है। विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कि आप इस बजाय इसके कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बात करो, आप सबसे पहले हेडिंग डालो ह्यूमन हार्ट और उसमें लिखो एनाटमी। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एनाटमी लिखोगे बस चल जाएगा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स को पॉइंट वाइज डिफाइन कर दो। फिर फिजियोलॉजी, हार्ट पंपिंग किस तरह से करता है, थोड़ा बहुत चाहो तो उसकी साइकिल के बारे में बता दो कि उसके अंदर सिस्टोल एंड डायस्टोल फेजेस आ रही होती हैं, हार्ट की पंपिंग हो रही है, ये है वो है, उसमें सारी मुख्तलिफ चीज़ें। और उसके बाद लेबल डायग्राम, चूँकि लिखा हुआ है तो आपने लेबल डायग्राम बनानी होगी। मैक्सिमम ये सवाल 2.5 पेज के लिए जाएगा, एक फ्रंट पेज पे एनाटमी, एक पेज पे फिजियोलॉजी और अगले पेज पे इसकी हार्ट की डायग्राम आ जाएगी। जो चीज़ पेपर में सवाल में पूछी ना जा रही है उसकी डिटेल में ना जाए। यहाँ पर सर्केडियम पूरी आपके पास जो हार्ट की जो साइकिल है उसके पास आपने कार्डिक साइकिल को डिफाइन पूरा डिटेल में नहीं करना। आपने इसके अंदर QRS कॉम्प्लेक्सेस सब कुछ डिफाइन नहीं करने। जनरली अगर जिक्र करना चाहें तो जिक्र कर सकते हैं, इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने पर्चे भरने तो हम तो लिखते चले जाएंगे।
आखिर में कहते हैं एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को लिखने का तरीक़ेकार क्या है? आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आप डायग्राम बना देंगे। इसमें मैं एक और चीज़ बच्चों को ऐड करने का बोलता हूँ कि अगर वो करना चाहें तो आधे पेज की एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, उस कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ऐड हो सकती है। वही है रिक्वायरमेंट्स फॉर वेंटिलेशन। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफाइन करोगे, उसमें गैस एक्सचेंज डिफाइन करोगे। गैस एक्सचेंज के बाद जो रिक्वायरमेंट्स है ना, गैस एक्सचेंज की लेयर पतली होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसको जो रिक्वायरमेंट्स है ना, आप वो भी अगर मेंशन कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसको मेन इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग में बनाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन डिफाइन किया, उसमें मेन उसकी सब हेडिंग बनाना, फिर दो मेजर हेडिंग्स बना के अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड देन डायग्राम तैयार के बाद तकरीबन 3 पेज का सवाल बन जाएगा। This was all about model paper of first year zoology. We're going to talk about rest of these model papers in the upcoming videos. Stay tuned with Chajao.